हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत एंड वेलकम बैक टू CUET बाय अड्डा 24/7। सभी बच्चों को गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बच्चा CUET 2023 की तैयारी? कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी CUET 2023 की तैयारी? सो बच्चा, आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्या करा था? इससे पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 करा था, जिसमें हमने क्या देखा था बच्चा? जिसमें हमने देखा था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो थी ब्रिटिश राज के टाइम यानी ब्रिटिश रूलर्स के टाइम कितनी ज्यादा स्टेगनेट हो गई थी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, एग्रीकल्चर बिल्कुल बैकवर्ड और स्टेगनेट हो गई थी। एग्रीकल्चर के स्टेगनेट होने के मेन रीजंस क्या थे ये हमने देख लिया। उसके साथ साथ कॉमर्शियलाइजेशन पे भी बात की थी। तो स्टार्ट करेंगे बच्चा आज का जो हमारा सेशन है ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में देखा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉरेन ट्रेड किस तरह से हो रहा था। इसके अलावा इंडस्ट्री सेक्टर जो था वो किस तरह से ग्रो हो रहा था या उसकी कंडीशन कैसे थी ब्रिटिशर्स के टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे बच्चा हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर से, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरह से मैम यहाँ पे चीजें देखने को आई थी। ठीक है, ओके। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर, पहले हमारी जो इंडस्ट्री थी ना वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे प्रॉस्पेरिटी के साथ हम लोग सब काम कर रहे थे। एग्रीकल्चर में तो फिर भी ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, बट हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बच्चा, वेल नोन इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। फॉरेन में सबसे ज्यादा जो डिमांड थी ना हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स की थी, हमारे जेम्स और ज्वेलरी की थी, हमारे स्टोन्स जो थे, प्रीशियस स्टोन्स तो थे, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरह से चेंजेस हुआ ब्रिटिश रूल के ड्यूरेशन में ये देखेंगे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या डिक्लाइनिंग ऑफ अ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब अच्छा, ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा क्या चुभ रहा था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। उनको अपनी इंडस्ट्री, अपना ब्रिटेन जो था उसमें उनको मॉडर्नाइज इंडस्ट्री डेवलप करनी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो डेवलप नहीं हो सकती, जब तक हैंडीक्राफ्ट इंडिया का हैंडीक्राफ्ट है तब तक हमारी इंडस्ट्री तो भाई कहाँ से फेमस होगी। तो उन्होंने क्या करा सबसे पहले कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी डिक्लाइन करना शुरू। अब डिक्लाइन कैसे करा गया? देखो, द प्राइमरी मोटिव ऑफ अ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टू फोल्डेड। अब देखो, दो तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। पहला था बच्चा टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट अ चीप रेट टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। ठीक है, अब इंडिया से क्या हो रहा था? इंडिया से ब्रिटेन क्या जा रहा था? जो है रॉ मटेरियल जा रहा था। जैसे जैसे इंडिया में जैसे ब्रिटेन में वुलन के क्लोथ बन रहे हैं, तो उसका रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से जा रहा था? इंडिया से ही जा रहा था। इसके अलावा जो कॉटन के क्लोथ बनने हैं उसका मटेरियल भी कहाँ से जा रहा था? इंडिया से जा रहा था। मतलब जो प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बनने हैं ब्रिटेन में इंडस्ट्री में, उन सबका रॉ मटेरियल कहाँ से जाएगा? इंडिया से जाएगा, वो भी चीप रेट पे। बहुत चीपेस्ट रेट पे रॉ मटेरियल जा रहा था बच्चा इंडिया से। ठीक है, और ब्रिटेन में क्या हो रहा था? ब्रिटेन में जो फिनिश गुड बन रहा था वो भी क्या हो रहा था? इंडिया में सेल होने के लिए आ रहा था। टू सेल फिनिश प्रोडक्ट एट अ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन इंडियन मार्केट एट अ हायर प्राइस। ठीक है, पहला है कि चीप रेट पे रॉ मटेरियल जा रहा था, है ना। रॉ मटेरियल जो था वो क्या होता था? वो चीप रेट पे जाता था, है ना, एकदम चीप रेट पे, चीप रेट से जा रहा था। और जो फिनिश गुड था, जो फॉरेन से फिनिश गुड आ रहा था इंडियन मार्केट में, वो क्या हो रहा था? हायर प्राइस पे आ रहा था, हायर प्राइस पे आ रहा था, है ना। ये किस में आ रहा था? हायर प्राइस पे आ रहा था मैम। ओके, अब बच्चा देखेंगे कि भाई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसके डिक्लाइन होने का रीजन क्या है। जैसे हमने एग्रीकल्चर में देखा था वैसे ही इसमें भी देखेंगे। द मेन रीजन फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ इंडियाज रीओवर्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री was the introduction of a discriminatory tariff policy by the colonial government। अब बच्चा, किस वजह से बच्चा जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन हुआ? पहला है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी ना उसने क्या करा? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी स्टार्ट करी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब है कि जो उनके बेनिफिट वाली चीजें थी उसमें टैरिफ पॉलिसी क्या करी थी? वो कम रखी थी, यानी उसमें टैरिफ जो था वो कम था। बट जो इंडिया के जो गुड्स थे ना, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे थे, इनमें टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। ठीक है, अब देखो किस तरह से था। दिस पॉलिसी अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ द फाइनल गुड टू ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू इंडिया, बट हैवी वॉज इम्पोज ऑन अ एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ओके, इस पॉलिसी से क्या हुआ? ओके, अब
क्या करा गया कि इंडिया से जो रॉ मटेरियल जो बाहर जा रहा था, है ना, इंडिया से जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन जा रहा था उसका फ्री इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से रॉ मटेरियल जो आ रहा था फ्री में एक्सपोर्ट भी हो रहा था, और फॉरेन से जो फाइनल गुड्स आ रहे थे बच्चा, ब्रिटेन से जो फाइनल गुड्स आ रहे थे उनको क्या करा गया, उनको भी फ्री रखा गया, है ना। जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो भी फ्री हो रहा था रॉ मटेरियल, और जो इंपोर्ट हो रहा था फाइनल गुड या फिनिश गुड वो भी क्या थे बच्चा, वो भी फ्री रखे। बट हैवी ऑन अ इम्पोज ऑन अ एक्सपोर्ट ऑन अ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। बट इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है अगर एक्सपोर्ट हो रहा था ना, या इंपोर्ट तो क्या ही होगा, एक्सपोर्ट जो हो रहा था ना उस पर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटीज चार्ज कर दी थी, हैवी ड्यूटीज लगाती थी, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो वो सेल कम होगा, है ना। एक तरह तो ये करा कि हैवी इम्पोज ड्यूटी लगा दी बच्चा हमारे एक्सपोर्ट में। दूसरा, एज अ रिजल्ट इंडियन मार्केट वर फुल ऑफ फिनिश गुड फ्रॉम ब्रिटिश। ठीक है, वही बच्चा कि इंडियन मार्केट जो था भाई फ्री में आ रहा था एक तरह से, भाई ड्यूटीज तो थी नहीं, तो हमारा पूरा मार्केट जो था वो ब्रिटिशर्स गुड्स से, उनके फिनिश गुड्स से भर गया था। ठीक है, और वो जो था भाई कम पैसे में आ रहा था, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है वो सस्ता मिल रहा था, लो रेट पे आ रहा था। ठीक है, बोथ इन अ डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इन अ एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है, तो बच्चा हैंडीक्राफ्ट मार्केट क्या हुआ, डोमेस्टिक मार्केट से भी बाहर चला गया, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो यहाँ पे महंगा था एज कंपेयर टू ब्रिटिश गुड। और बच्चा एक्सपोर्ट तो वैसे भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी महंगा हो जाता था उस पर ड्यूटीज लगने से। तो ऐसे करते करते धीरे 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 हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो, उनका प्रोडक्ट सेल कम हुआ, और बच्चा वो धीरे 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 वो बंद होना शुरू हो गई, है ना। तो इससे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ अ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, अब बच्चा एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वो बंद होना शुरू हुई, है ना, जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ा हमारी इंडियन इकोनॉमी में। अब बच्चा जो एम्प्लॉयज थे वो तो बाहर निकलेंगे ना, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लगे हुए थे, इतने कारीगर थे, लेबर्स जो थे वो बाहर निकलेंगे, तो हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस होने लग गया, बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे वो मजबूरन क्या करने लगे, एग्रीकल्चर करने लग गए, है ना। जो इतने अच्छे अच्छे जो अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लगे हुए थे, एक तो हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, दूसरा है कि अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे बच्चा उनको फोर्सफुली एग्रीकल्चर अडॉप्ट करना पड़ा। नेक्स्ट है बच्चा इम्पोर्ट ऑफ अ फिनिश गुड, और इंडियन मार्केट है ना क्या हो गया, पूरा का पूरा फिनिश गुड से, चीप फिनिश गुड से, चीप ब्रिटिशर्स गुड से भर चुका था, जिससे कि लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ ब्रिटिश गुड्स का ही यूज कर रहे थे। तो इसीलिए बच्चा जब आपने देखा होगा गांधी जी उस टाइम कहते थे ना कि विदेशी कपड़ों की होली जगलाओ, विदेशी कपड़ों की होली जगलाओ, वो एक तरह से क्या करते थे कि जो ब्रिटिश गुड्स है उनको क्या करना है, उनको हमें यूज नहीं करना है, हमें अपनी इंडियन गुड्स को यूज करना है, ताकि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इंडिया में डेवलप हो फिर से, है ना। नेक्स्ट है बच्चा, अगर हम लोग और देखें तो लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, इसके अलावा कैपिटल गुड इंडस्ट्री का हमें कमी ही देखने को मिली। कैपिटल गुड इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन अ टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजप्शन। ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या है बच्चा, कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो होती है जो कि बच्चा हमारी मशीनरीज हो गई, है ना, जो कोई भी फैक्ट्री है अगर वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहती है उसके लिए उसको मशीनरी चाहिए, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। अब बच्चा ये टूल्स, मशीनरी और इक्विपमेंट जो प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंडस्ट्री क्या होती है, हमारी कैपिटल गुड इंडस्ट्री होती है ना। कैपिटल गुड्स में क्या हो गए, मशीनरीज हो गए, टूल्स हो गए, जो कि प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। ड्यूरिंग अ ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अब बच्चा ब्रिटिशर्स ने तो कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया, है ना, कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री स्टैब्लिश ही नहीं करी, क्योंकि उनको पता था कि भाई अगर हम लोग कर लेंगे तो इंडियंस जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉयड हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने जब भी जो कैपिटल गुड्स है वो हमेशा फॉरेन से ही मंगाए, है ना, इंपोर्ट किए, और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने नहीं दिया। British rule did not pay any attention of their promotion as they always wanted India is a dependent Britain for the supply of capital goods and heavy equipment। ठीक है, देखो यहाँ पे यही चीज बताई है जो मैंने बताई थी कि ब्रिटिश रूलर्स जो थे ना उन्होंने कभी भी कोई भी प्रमोशन या इन्वेस्टमेंट नहीं किया बच्चा कैपिटल गुड्स के लिए। वो हमेशा भाई इंडियंस को क्या करना चाहते थे, वो डिपेंड करना चाहते थे कैपिटल गुड्स के लिए ब्रिटेन पे, जिससे कि कैपिटल गुड्स और हैवी इक्विपमेंट ब्रिटेन हमेशा क्या कर सके, सप्लाई कर सके। बट धीरे 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 जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे कैपिटल गुड इंडस्ट्री भी बच्चा एस्टेब्लिश होना शुरू हो गई इंडिया में। ओके,
अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन किस तरह से है इंडस्ट्रीज का, तो बच्चा जो कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्री का, क्योंकि ज्यादातर लोग तो एग्रीकल्चर में लगे होते हैं, थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज थी वो भी बंद होने के कगार पे थी, ठीक है। तो बच्चा जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन था बच्चा बहुत स्मॉल था, बहुत ज्यादा कम। लिमिटेड रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर, इसके अलावा पब्लिक सेक्टर क्या क्या था बच्चा, बहुत ही लिमिटेड रोल था। द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज आल्सो अ सिग्निफिकेंट रीजन फॉर डाउन बैक ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। अब बच्चा अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर की बात करें तो क्या लिमिटेड रोल था, है ना, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश रूलर्स जो थे उन्होंने कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, बहुत ही लिमिटेड एरिया था बच्चा इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर का बहुत ही कम इंडस्ट्रियल सेक्टर को इन्होंने क्या करा था, प्रमोट किया था। द पब्लिक सेक्टर रिमाइंड कन्फर्म ओनली इन अ रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में बच्चा रेलवेज हो गया, पावर जनरेशन होगा, कम्युनिकेशन हो गया, पोर्ट्स हो गया और अदर जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, ठीक है, वो आ गई। और बच्चा इसका मेन मोटिव क्या था भाई, ब्रिटिशर्स ने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाया है, पब्लिक सेक्टर लगाया है, तो इनके पीछे उनका खुद का मेन मोटिव था कि उनका खुद का काम हो। इंडियन पीपल्स के लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा, इंडियन इंडस्ट्री इकोनॉमी के लिए उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था बच्चा। इतना क्लियर है सारी स्टूडेंट्स को, इतना क्लियर है, ओके बच्चा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चा कि फॉरेन ट्रेड, भाई फॉरेन ट्रेड कैसे था, हाँ फॉरेन ट्रेड कैसे था कॉलोनियल गवर्नमेंट में, ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग लास्ट में स्टडी करेंगे, अभी स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि इसको समझना बाद में ज्यादा इजी रहेगा। देन अगर हम लोग मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करें तो भाई इंडिपेंडेंस के टाइम क्या कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। अगर हम देखें ड्यू टू इनिशिएटिव ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर, अब क्या हुआ था कि भाई गवर्नमेंट तो कोई भी अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रही इंडस्ट्री में, तो क्या करा जाए, तो प्राइवेट सेक्टर हमारे ही कुछ इंडियंस जो थे उन्होंने कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्ट करने का सोचा और उन्होंने की भी थी। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में इन्होंने स्टार्ट करना सोचा। तो अगर हम लोग देखें जो इंडस्ट्रीज है ना, जो इंडस्ट्रीज है बच्चा इसी पीरियड में सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, इस टाइम जो कुछ इंडियंस थे उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज लगाई, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट मिल्स और अदर प्रोग्रेसिव रिमाइंड वेरी स्लो, ठीक है, इन्होंने कुछ इंडस्ट्री लगाई। अच्छा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी वो किसने लगाई थी, इंडियंस ने लगाई थी, है ना। हमारे इंडियंस जो कैपिटलिस्ट थे, इंडियंस जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने ये लगाई, और ये ज्यादातर कहाँ थी बच्चा, वेस्टर्न इंडिया में थी। वेस्टर्न इंडिया में महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, है ना, और मैसूर का कुछ इलाका हो गया बच्चा, वहां पे ये इंडस्ट्री स्टैब्लिश होना शुरू हुई। वहीं जूट मिल्स जो थी ना, जूट इंडस्ट्री थी, उससे ब्रिटिशर्स को बहुत फायदा होता था। तो बच्चा इसको लगाने का, इसको डेवलप करने का, है ना, उसका कंट्रीब्यूशन सारा किसको जाता है, ब्रिटिशर्स को जाता है, ब्रिटिशर्स को जाता है, और इनसे उनको फायदा था, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने जूट इंडस्ट्री को इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया था। अच्छा, जूट इंडस्ट्री अगर हम देखें बच्चा तो वेस्ट बंगाल हो गया या बांग्लादेश का जो एरियाज हैं, या बिहार हो गया, बिहार के कुछ एरियाज हैं, वहां पे हमें जूट इंडस्ट्री अभी भी देखने को मिलती है। तो कॉटन टेक्सटाइल जो थे वो मॉडर्न इंडस्ट्री में लगना शुरू हो गए थे, जूट इंडस्ट्री थी उसका जो है पूरा का पूरा क्रेडिट बचा जाता है ब्रिटिशर्स को, ये लगना शुरू हुआ, पर इनकी जो प्रोग्रेस थी ना वो अभी भी क्या थी, स्लो थी। द कॉटन टेक्सटाइल मिल वर mainly dominated by the Indians, were located in a western part of a country, namely महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो कौन कर रहे थे, वो यूज उनमें डोमिनेशन किसका था बच्चा, इंडियंस का था। वही जूट मिल जो थे वो किसने लगाए, फॉरेनर्स या ब्रिटिशर्स ने लगाए, जिसका मेन रीजन क्या था भाई, बंगाल, जो मेन एरिया था बंगाल था, और वहां पे बच्चा इसको सेटअप करने का मेन रीजन क्या था कि भाई इनसे इनको फायदा हो रहा था, क्योंकि बच्चा एकमात्र इंडिया ही ऐसा था जिसकी जूट में क्या थी, मोनोपोली थी, फॉरेन तक एक्सपोर्ट होता था जूट, इतनी ज्यादा मोनोपोली थी, बहुत ज्यादा डिमांड थी, इसीलिए उनको फायदा हो रहा था, तो वो जूट इंडस्ट्री लगा रहे थे। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो 19th सेंचुरी में हमें 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एक इंडस्ट्री जो हमारी है वो स्टैब्लिश हुई थी बच्चा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1907 को, वो भी कहाँ पे, जमशेदपुर बिहार। उस टाइम जमशेदपुर बिहार में आता था, बिहार का पार्ट था, तो बच्चा उस टाइम 1907 में पहले ही हमारी स्टील कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, टिस्को, है ना, ये स्टैब्लिश हुई थी 1907। और अगर हम लोग हमारी इंडिपेंडेंस की बात करें तो जब हमारी कंट्री फ्री हुई थी ना, उस टाइम तक थोड़ी बहुत इंडस्ट्री थी,
शुगर की, सीमेंट की, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक हमारी ये इंडस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, बट ज्यादा ग्रोथ थी नहीं। इसके अलावा जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री है, जो कि मशीनरी प्रोवाइड करेगी, जो कि इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगी, इस इंडस्ट्रीज का हमेशा लैक ही देखने को मिला, ये हमेशा कमी थी बच्चा, ठीक है। सो बच्चा हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, हमने देखा क्यों स्टैग्नेट हुई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की क्या कंडीशन थी, और इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी इंडस्ट्री कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी, उनका किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये हमने देखा। आई होप सो कि आपको बच्चा समझ में आया होगा। जल्दी से मैसेज करके बता दो सबको क्लियर है क्या, फटाफट से मैसेज करके बता दो सबको क्लियर है क्या बच्चा। क्लियर हो गया सभी को? ओके चलो अब हम लोग फॉरेन सेक्टर की बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फॉरेन ट्रेड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये देख लेते हैं, है ना। फॉरेन ट्रेड की बात करें, द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब बच्चा जो फॉरेन ट्रेड था, अब भाई ब्रिटिशर्स थे तो ऐसा तो है नहीं कि भाई इंडिया के लिए कुछ भला करे, है ना, ऐसा तो कभी था ही नहीं। तो इनकी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थे ना, उसी ने भी क्या करा, हमारी इंडियन जो इकोनॉमी थी बच्चा उस पर एडवर्स इफेक्ट ही डाला, उसके स्ट्रक्चर पे बच्चा एडवर्स इफेक्ट ही डाला। और ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन ट्रेड होने लग गया, पहले तो बहुत सारी जगह होता था, बहुत सारी कंट्री के साथ हमारा फॉरेन ट्रेड होता था, बट जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो मेनली हमारा फॉरेन ट्रेड किसके साथ होने लग गया, ब्रिटेन के साथ ही होने लग गया। ओके आगे हम लोग देखेंगे बच्चा, तो फॉरेन ट्रेड किस तरह होता था, तो एक्सपोर्टर ऑफ अ प्राइमरी प्रोडक्ट, भाई इंडिया सिर्फ बन के क्या रह गया, प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर बन गया, और फिनिश गुड का क्या बन के रह गया, सिर्फ इंपोर्टर बन के रह गया। एक्सपोर्ट क्या होता था, रॉ मटेरियल, जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, रॉ मिल्क, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा चीजें क्या हो रही थी, एक्सपोर्ट हो रही थी। इंपोर्टर में अगर हम बात करें तो फिनिश कंज्यूमर गुड, जैसे कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ, कैपिटल गुड लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इंडस्ट्री, है ना। जो फिनिश गुड है वो तो इंपोर्ट हो रहा था मैम, एज वेल एज रॉ मटेरियल ऑल्सो विल बी एक्सपोर्ट, है ना। इस तरह से हमारी इंडियन इंडस्ट्री इंडियन फॉरेन ट्रेड करा जा रहा था, और हमारी इंडियन इकोनॉमी को क्या कर रहे थे, यहाँ पे दो तरह से हालत खराब कर रहे थे उनकी। नेक्स्ट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ अ ब्रिटिश रूल। अब बच्चा हमारा फॉरेन ट्रेड सिर्फ और सिर्फ किसके साथ ट्रेड करके रह गया, कहने को फॉरेन ट्रेड था बट हो किसके साथ रहा था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ हो रहा था। फॉरेन ट्रेड में अगर हम बात करें तो मोनोपोली कंट्रोल किसने ले लिया था बच्चा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया था। मोर देन वन हाफ ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड बाय द ब्रिटिश, while on rest of was allowed that with few other countries like China, श्रीलंका एंड पर्शिया, है ना। क्या हो रहा था, हाफ ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड जो था बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ हो रहा था, है ना, एक तरह से मोनोपोली कंट्रोल हो गया था। और थोड़ा बहुत जो था हमारा फॉरेन ट्रेड वो चाइना, है ना, श्रीलंका और बच्चा पर्शिया यानी ईरान के साथ भी हो रहा था। अब बच्चा एक और नई चीज हुई, अब ब्रिटिशर चाहते थे कि भाई ये जो थोड़ा बहुत चाइना, श्रीलंका और पर्शिया के साथ जो हो रहा था ना ये भी कम हो, तो उन्होंने क्या करा, पहले क्या होता था ना, देखो यहाँ पे समझो इसको, ये आपको ये मैप दिख रहा होगा, पहले क्या होता था, देखो यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन है, और हमारा इंडिया कहाँ है, यहाँ पे, ये सुंदर सा हमारा प्यारा सा भारत है ना। अब बच्चा पहले क्या होता था ना, पहले जो ब्रिटिशर्स इंडिया से ले जाते थे गुड्स ले जाते थे और ब्रिटेन से फिनिश गुड लाते थे, तो पहले क्या करते थे, वो बहुत घूम के जाते थे, पूरा का पूरा अफ्रीका घूम के जाते थे, देखो ऐसे पूरा अफ्रीका घूम के जाते थे और फिर पहुंचते थे, और फिर यहाँ से घूम के फिर आते थे, फिर यहाँ पे इंडिया में पहुंचते थे, है ना, फॉरेन गुड्स लेके आते थे फिर मार्केट। अब बच्चा ये इतने घूम के जाते थे, है ना, तो इनसे क्या था, उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती थी, बहुत सारा पैसा लगता था, टाइम भी ज्यादा लगता था, क्योंकि पहले जितना भी सामान आता था जाता था वो किसके थ्रू होता था बच्चा, जो बड़े बड़े जहाज है, पानी वाले जहाज, उनके थ्रू होता था। अब बच्चा इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई ये तो हमारे टाइम और जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाते थे, है ना। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बच्चा एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया जिसको स्विस कैनाल के नाम से जाना गया। ये जो येलो वाली लाइन देख रहे हो ना आप,
ये येलो वाली लाइन, ये आर्टिफिशियल वाटरवे है जो कि किसने बनाया था बच्चा, जो कि बनाया था ब्रिटिशर्स ने, है ना। अच्छा, इस कैनाल के बनने के बाद, इस कैनाल के बनने के बाद क्या हो गया था, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था और जो टाइम था बच्चा, वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो गया। जब ये टाइम और ये मिनिमाइज हुआ तो उसके बाद में इन्होंने पूरी तरह से फॉरेन ट्रेड पे क्या कर दिया, अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया, पूरा मोनोपोली कंट्रोल करना शुरू कर दिया बच्चा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई। द ओपनिंग ऑफ अ स्विस कैनाल इन 1869 सर्व एज अ डायरेक्ट रूट फॉर अ शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया और ब्रिटेन। ठीक है, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो डायरेक्ट रूट है बच्चा शिप्स का, वो ओपन हो गया था 1869 में, ये बनाया गया था। ये भी ध्यान रखना, ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। स्विस कैनाल इज आर्टिफिशियल वाटरवे। अगर आप अभी भी सर्च करोगे ना, बहुत सारा ट्रेड होता है अभी भी उसके थ्रू, है ना। ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, जिससे कि क्या हुआ, पूरा पूरा मोनोपोली कंट्रोल हो गया था। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग अ ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिशर्स थे तो इंडियन वेल्थ तो बच्चा ड्रेन होनी है, ऑब्वियस सी बात है। उनका मेन मोटिव भी क्या था कि इंडिया को क्या बनाए, एक फीडर इकोनॉमी बनाए और अपने ब्रिटेन को क्या करे, डेवलप करे। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडियन बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ अ प्राइमरी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ अ फिनिश गुड। भाई ब्रिटिश रूल के ड्यूरेशन में सिर्फ इंडिया क्या रह गया था, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना है और फिनिश गुड को इंपोर्ट करना। देयर आर ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट। ठीक है, अब बच्चा उस टाइम क्या था, एक्सपोर्ट सरप्लस तो वो ज्यादा था, और जो था देखो, जो एक्सपोर्ट था वो ज्यादा था और इंपोर्ट जो था कम था। एक्सपोर्ट जो था मोर देन था बच्चा इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। हाउएवर एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड। ठीक है, अब बच्चा एक्सपोर्ट ज्यादा था तो इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा, कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आना चाहिए, और फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है और फॉरेन एक्सचेंज कम ज्यादा है, यानी हमारे पास पैसा ज्यादा आ रहा है, इंडिया में पैसा ज्यादा आ रहा है और हम लोग पैसा कम दे रहे हैं, है ना। बट इसका एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज किसने किया, सारे के सारे ब्रिटिशर्स ने किए, इंडियन इकोनॉमी में कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है, अब बच्चा ये जो भाई सरप्लस था उसका यूज कैसे होता था बच्चा, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी अपना सेटअप करने में, अपने ऑफिस का सेटअप करने में, अपनी आर्मी के लिए, या जो वॉर वो लोग फाइट कर रहे थे इसके लिए उन्होंने यूज में लिया, या फिर इनविजिबल आइटम को इंपोर्ट करने में ये लोग यूज में ले रहे थे, इंडियन इकोनॉमी के लिए यूज में नहीं ले रहे थे। और इसके अलावा बच्चा जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही थी ना वो एक्सपोर्ट हो रही थी, और उससे इंडिया में क्या हो रहा था, उस चीजों का ना जो है डिमांड बढ़ने लगी। जैसे कि कुछ जैसे फूड ग्रेन है या जो कैरोसिन है, या ऐसे ऐसे गुड्स भी क्या हो रहे थे, सारे के सारे एक्सपोर्ट हो रहे थे, इंडियन मार्केट में मिल ही नहीं रहे थे। तो इससे क्या था, इंडिया में उसकी डिमांड हाई हो गई थी और इन्फ्लेशन अपने आप ऊपर हो गया था। एक तो हमारे पास पैसा आ रहा है बट पैसा यूज भी नहीं आ रहा है ना इंडियन पीपल के लिए। ओके, अब बच्चा देखो कि जो स्विस कैनाल है उसका ट्रेड कैसे होता था। स्विस कैनाल क्या है, एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो कि नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्तांबुल टू स्विस ऑन अ नॉर्थ ईस्ट इजिप्ट। ठीक है भाई, ये नॉर्थ ईस्ट इजिप्ट में है और इससे क्या होता था, ये आर्टिफिशियल वाटरवे है ना। ये ओपन कब हुआ था, 1869 में हुआ था, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब बच्चा इससे क्या हुआ, जब ये ओपन हुआ तो इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रिड्यूस हुआ, मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट इजियर, और इससे क्या था, इंडियन मार्केट जो है उसका एक्सेस इजियर हो गया था। The canal provide direct trade route for shipping operating between Britain and India and avoided the need of a sail around the Africa। ठीक है कि भाई इससे क्या करें, जो शिप्स थी वो डायरेक्टली क्या हो सके, ब्रिटेन और इंडिया में जा सके, और इससे जो भाई अफ्रीका से घूम के ऐसे जाते थे ना, वो जाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंगली एंड इकोनॉमिकली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रेटेजिकली देखें या फिर इकोनॉमिकली देखें तो बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवे है। ये आपको दिखेगा, ये है स्विस कैनाल, है ना, अभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवे माना जाता है। ओके, देन हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चा डेमोग्राफिक कंडीशन की, इंडिया में डेमोग्राफिक कंडीशन किस तरह से थी, है ना, इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन किस तरह से थी। ओके, डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या है कि भाई इंडियंस जो लोग थे, इंडियन पॉपुलेशन की क्या कंडीशन थी। तो बच्चा ब्रिटिश रूल के टाइम ना हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन क्या हो गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी हो गई थी बच्चा। अगर हम देखें तो उन्होंने कभी भी ऑफिशियल सेंसस करने का कभी नहीं सोचा, है ना। अब उनकी फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब थी, 1881 में थी। अब एक चीज ध्यान रखना, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, सारी डेट्स याद रख लेना। इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा डेट्स पूछी जाती है, और ये मैं बार बार बताती हूँ कि डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज, एक एक चैप्टर की हमें आपको सब डेट्स लिखनी है। ठीक है, ऑफिशियल सेंसस जो हुआ था बच्चा, जो कि ब्रिटिश ने कंडक्ट किया था, वो 1881 में हुआ था।
ओके, 1921 में क्या हुआ था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है ना। यानी इसके बाद में जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था बच्चा वो अलग हो गया था। यानी सेकंड, देखो 1921 से पहले डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था वो फर्स्ट फेज में था, फर्स्ट स्टेज में था। 1921 के बाद में सेकंड फेज में आ गया इसके बाद। अब बच्चा इस ईयर को क्या कहा जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अच्छा, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा जाता है? सेकंड में क्या हुआ था, सेकंड जो स्टेज थी बच्चा, सेकंड स्टेज में जो पॉपुलेशन थी बच्चा बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी, तो इसीलिए मैम उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता था। ओके, डेमोग्राफिक कंडीशन की अगर हम बात करें कॉलोनियल गवर्नमेंट में और क्या क्या देखने को मिलता है, हाई बर्थ रेट और डेथ रेट। भाई बर्थ रेट हाई थी एज वेल एज डेथ रेट भी हाई थी, है ना। लोग जो बच्चे थे वो उनका बर्थ भी ज्यादा हो रहा था, बट जो डेथ थी बच्चा वो भी ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। एक्सट्रीमली इलिटरेसी रेट, ठीक है, जो हमारा इलिटरेसी रेट था बच्चा वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। एक्सट्रीमली लिटरेसी रेट जो था वो क्या था, इलिटरेसी रेट जो था वो हाई था, है ना। अगर हम लोग इलिटरेसी रेट की बात करें तो हमारा बच्चा जो पहले इतनी पढ़ी लिखी इकोनॉमी कहते थे ना, जो फॉरेनर्स इंडिया में आते थे, नालंदा तक्षशिला में आते थे, अब बच्चा ब्रिटिशर्स ने ऐसी कंडीशन कर दी, सारे स्कूल सब बंद कर दिए, सारी कंडीशन खराब कर दी, और इंडियन पूरे पॉपुलेशन में सिर्फ 6% ही लिटरेसी थी। और वुमेन्स की तो हालत और खराब थी, उनकी तो लेस देन 7% थी, है ना। लेस देन 7% ही रह गई विमेन की लिटरेसी रेट, यानी लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम थी। ब्रिटिशर्स ने ऐसी कंडीशन कर दी। हेल्थ फैसिलिटी बहुत पुअर थी, हेल्थ फैसिलिटी मिलती नहीं थी, जो मिलती थी वो रिच पीपल्स के लिए थी। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा थी। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितनी थी बच्चा, पर 1000 लाइव बर्थ में बच्चा जो इन्फेंट डेथ थी वो कितनी थी, 218। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट थी, है ना। इन्फेंट डेथ जो थी वो सबसे ज्यादा थी। इसके अलावा एक्सपेक्टेंसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो बहुत ज्यादा लो थी। अराउंड अगर हम देखें तो 32 ईयर्स ही थी। 32 ईयर्स ही क्या थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी, क्योंकि कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी। उसके अलावा जो पॉवर्टी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे और एग्रीकल्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं था। और एग्रीकल्चर में जो लोग लगे हुए थे बच्चा, जो मार्जिनल फार्मर्स थे या जो टेनेंट थे या जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, तो उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, उसमें बहुत ज्यादा लगान लग रहा था, तो वो पुअर होते जा रहे थे, होते जा रहे। ठीक है, तो ये वाली डेमोक्रेटिक कंडीशन हमें देखने को मिली। सो बच्चा कैसा लगा लेक्चर, समझ में तो आया ना। बहुत इजी है। देखो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो चैप्टर है पूरा का पूरा इजी है ना। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद वाला हमारा लास्ट है बच्चा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि और सेक्टर में बच्चा हमारा अभी रह गया है डेमोग्राफिक कंडीशन हो गया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस हुआ, जो कि एक मेजर चेंजेस था इंडियन इकोनॉमी के लिए, है ना। एडवर्स इफेक्ट भी पड़ा और पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ा था उससे, और उसके बाद में हम लोग पूरे चैप्टर का कंक्लूजन देख लेंगे, है ना। तो सेशन अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अभी तक चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू ऑल। इसके अलावा अगर आपने बच्चा चैनल को अगर आपने अभी भी कोई भी पेड बैच है उसमें इनरोल नहीं किया है तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हो, फटाफट से जाके क्या करो, इनरोल कर लो। इनरोल करने के लिए बच्चा कोड यूज करना है आपको Y490, ठीक है। कोड क्या यूज करना है, Y490, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू ऑल, बाय बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।